निकिता सो रही थी तभी उसे एक ऐसा एहसास हुआ जो वह कह नहीं सकती। उसे सुकून सा मिल रहा था। जब वह सिद्धार्थ के साथ होती थी तब उसे यही एहसास होता था। सिद्धार्थ को याद करते ही अपनी आंखें खोल देती है और उठकर कमरे का लाइट ऑन करती है। वहां पर कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले वह क्या था जो उसे महसूस हुआ। उसने फिर से लाइट ऑफ की और आकर बेड पर लेट गई। उसी के बारे में सोच रही थी। वह क्या एहसास था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसे वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार वह आंखें खोलकर नहीं देखी। उसे डर था कि कहीं वह एहसास फिर से गायब ना हो जाए। उस एहसास को महसूस करते हुए सुकून से सो गई। अगले दिन निकिता वह सिर्फ पिछली रात को ही याद कर रही थी। वह क्या एहसास था। जैसे लगा कि वह सिद्धार्थ के साथ थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्या सिद्धार्थ जिंदा हो सकता है, लेकिन अगले ही पल नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ की लाश थी। समीर ने खुद उसकी चिता को आग दी थी, तो सिद्धार्थ जिंदा कैसे हो सकता है। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ उसके सामने बैठी हर्षिता कब से उसे कुछ कह रही थी, जब निकिता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हर्षिता उसे हिलाते हुए, निकी, क्या सोच रही है? मैं तुम्हें कब से नए डिजाइन दिखा रही हूँ। तब निकिता अपने होश में आते हुए, क्या हो सकता है कि मरे हुए इंसान जिंदा हो? अचानक निकिता के ऐसे सवाल पर हर्षिता की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या क्या कह रही हो? निकिता ने कहा, हर्षी, तुम ये मेरा पागलपन कहो या फिर सिद्धार्थ के ऊपर का प्यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिद्धार्थ है। इस पर हर्षिता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, देख निकी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल के जज्बात। तुम सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? हमने खुद देखा था ना। तब निकिता बोली, हाँ हाँ, लेकिन कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तब हर्षिता ने कहा, अगर तुम्हें कल ऐसा एहसास हुआ तो मुझे लगता है कि। निकिता कंफ्यूजन में, क्या लगता है तुम्हें? हर्षिता बोली, मैंने सुना है कि जब किसी इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तब उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। इस पर निकिता अपने हाथ छुड़ाते हुए, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि सिद्धार्थ भूत बन गया है? तब हर्षिता हकलाकर बोली, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था। निकिता उसे घूरने लगी। हर्षिता बोली, सॉरी यार, जो मेरे मन में आया मैंने कह दिया। निकिता बोली, हो गया ना तेरा, अब चुपचाप जाकर काम करो। हर्षिता उठकर बाहर गई। फिर निकिता अपने काम में फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। अपनी जगह से उठी, लेकिन इतने में दरवाजा ओपन हुआ। निकिता ने अपनी नज़र दरवाजे की ओर की तो समीर था। समीर को देखकर निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी। समीर ने निकिता को देखकर मुस्कुराया। निकिता अपनी जगह पर बैठ गई। समीर जाकर उसके सामने बैठ गया। उसने पूछा, कैसी हो? निकिता बोली, हाँ हूँ बस। फिर समीर ने कहा, मैं तुमसे कब से मिलना चाह रहा था। आजकल तुम सवरवाल जी के घर में ही नहीं रहती। सुना है कि तुम्हारे मामा के घर में रहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों क्यों ना यहीं आकर तुमसे मिल लूं। निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। फिर दोनों चुप हो गए। फिर निकिता ने पूछा, यहाँ कैसे? समीर ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, आगे का क्या सोचा है? निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, मतलब क्या है? समीर ने कहा, मेरे पूछने का मतलब है तुम्हारी लाइफ के बारे में। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली हो, अकेले? इस पर निकिता बोली, किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? मेरे साथ सिद्धार्थ का प्यार है और उसका बच्चा मेरे अंदर है। ये काफ़ी है मेरे लिए। तब समीर ने कहा, तुम उस बच्चे को देखकर अपनी पूरी जिंदगी बिताने की डिसाइड की हो। उस बच्चे का क्या? कभी अपने पापा की जरूरत पड़ेगी ना, तब? निकिता बोली, ऐसा नहीं होगा। मैं बच्चे को दोनों का प्यार दूंगी। उसे कभी महसूस ही नहीं होने दूंगी। समीर ने हल्की सी मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी उस बच्चे को पापा की कमी महसूस होगी। वह तुम ही थे ना जिसने अनु भाभी की शादी करवाई थी डॉक्टर अमन के साथ। तुमने उसे क्या कहा था? इस पर निकिता बोली, उनका अलग था और उसी को अपने पापा की कमी महसूस हो रही थी और अनु भाभी को अमन अच्छे लगते थे। समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आगे जाकर तुम्हारी बच्ची को भी पापा की कमी महसूस होगी और तुम्हें भी लगेगा कि तुम्हारे साथ अगर कोई हो तो जिंदगी कितना अच्छा होता। जिंदगी में आगे जाकर पीछे देखने पर कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारी जिंदगी
पूरी तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निकिता झट से अपना हाथ समीर के हाथ से पीछे ले लिया और कहा, तुम क्या कर रही हो समीर? अनु भाभी और मेरा सिचुएशन अलग है। तुम सिद्धार्थ के भाई हो। तब समीर ने पूछा, अगर मैं सिद्धार्थ के भाई ना होकर कोई और होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? इस पर निकिता बोली, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ना ही मैं अकेली हूँ। मेरे साथ मेरा बच्चा है। उसे देखते हुए मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। और बात रही मेरी अकेलेपन का, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। बस जिंदगी के लिए यही काफ़ी है। समीर कुछ सेकंड तक वहीं बैठे निकिता को देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे उठा और वहां से बाहर निकल गया। समीर के बाहर जाने के तुरंत बाद चंदू अंदर आया। वह निकिता से पूछने लगा, मैं यहाँ क्यों आया था? क्या कहा उसने? जैसे चंदू पूछ रहा था यह देखकर निकिता ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तब चंदू ने कहा, मुझे ये इंसान ठीक नहीं लगता। निकिता कंफ्यूजन में, मतलब उसने क्या किया? तब चंदू ने कहा, देख तू मेरी बातों का बुरा मत मान, लेकिन मुझे ना इसे देखकर कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। इसकी माँ खतरनाक है और जो दुनिया के सामने कहलाता है इसका पापा, वह तो है नहीं। इसका बाप तो कोई और है और वह भी खतरनाक इंसान है। दोनों तरह का खून खतरनाक है। निकिता बोली, शट अप। चंदू, अगर वे दोनों ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी ऐसा ही होगा। तब चंदू ने कहा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे यह सच में बहुत अजीब लगता है। क्या हो सकता है कि इसका हाथ हो सिद्धार्थ की डेथ के पीछे? इस पर निकिता भी कुछ सेकंड तक सोचने लगी, क्या हो सकता है ऐसा? फिर उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है ये। चंदू की बात सुनने के बाद निकिता सोचने लगी, क्या सच में समीर के हाथ हो सकते हैं सिद्धार्थ की डेथ के पीछे? अगर समीर ने नहीं किया हो तो और कौन कर सकता है शर्मिला जी के अलावा? अब तो मित्तल भी नहीं है। सिद्धार्थ के मरने पर किसको फायदा होगा? सिर्फ उन्हें, क्योंकि सिद्धार्थ उसके भाई के डेथ के बारे में जान रहा था। अगर वह सच्चाई तक पहुंच गया तो उसे पता चल जाएगा कि आयशा आंटी की मौत भी उनके हाथों में हुई है। हर एक चीज वह सिर्फ शर्मिला जी तक ही पहुंचाती है, लेकिन ये सब वह कैसे प्रूव कर सकती है? उसके पास उनके खिलाफ कुछ नहीं है। मैं भी, ये सारी बातें हर्ष ने सुनी होंगी, लेकिन उसकी बातों को कौन विश्वास करेगा? क्या मैंने गलती कर दी ये सब सिद्धार्थ को ना बताकर? अगर सिद्धार्थ को बता दिया होता तो वह अलर्ट हो जाता। फिर सोचते सोचते वह रोने लगी। क्या हो सकता है कि यह सब उसी की वजह से हो रही है? उस दिन उसे बता देना चाहिए था सिद्धार्थ को। वह उठी और अपने सोनोग्राफी की रिपोर्ट उठाकर उसे देखते हुए बोली, सॉरी बच्चा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी वजह मैं हूँ। मेरी लापरवाही की वजह से इतना सब कुछ हो गया। रिपोर्ट को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी ओर माया बेड पर लेटे फोन पर मनोज से बात कर रही थी। माया ने पूछा, कल तेरा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद क्या करोगे? तब मनोज ने कहा, मैंने सोचा है कि एग्जाम के बाद मैं निकिता को ज्वाइन करूंगा। यह सुनकर माया ने कहा, इतना पढ़ लिख कर निकिता को ज्वाइन करेगा? तब मनोज ने कहा, इसमें क्या गलत है? उसने बचपन से मेरी मदद की है और अभी उसका हस्बैंड भी नहीं है। वह बहुत अकेलापन महसूस करती है। उसे अपनों की ज़रूरत है जो उसके साथ हमेशा रहे। माया को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसने कहा, निकिता के लिए हम सब हैं। तुम क्यों ना खुद के बिजनेस शुरू करो? अगर तुम कहो तो मैं पापा से बात करती हूँ, वह तुम्हारी मदद करेंगे। मनोज ने कहा, मैंने कभी खुद के बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। अगर तुम कह रही हो तो उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल मुझे निकिता का ख्याल रखना है। तब माया एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा ना, निकिता का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं। मेरी बात सुनो। तब मनोज ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम निकिता को नापसंद करती हो? इस पर माया हड़बड़ा गई। उसने कहा, नहीं, मैं क्यों उसे नापसंद करूंगी? वह मेरी बहन है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, क्या तुम बाहर हो? मनोज ने कहा, मैं ऊपर तेरे से बात कर रहा था, गाड़ियों की आवाज़ है बस। फिर मनोज ने पूछा, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, कितने दिनों से फ़ोन पर बात कर रही हो? कभी मिलने का मन नहीं किया? मिस नहीं करती मुझे? माया बोली, ज़्यादा मिस करती हूँ। मनोज ने पूछा, अरे भाई, तो कितना मिस करती हो, बोलो।
तब माया अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, ज़्यादा से ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर तू मेरे सामने होता ना, कस के हक करके कहती, आई मिस यू सो मच। तब मनोज ने कहा, तो फिर करो हक। माया को आवाज़ उसके पीछे महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो मनोज उसके कमरे में था। मनोज को उसके कमरे में देखकर माया की आंखें फैल गईं। वह मनोज के पास जाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देखा तो नहीं? तब मनोज ने कहा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा, कितना मिस करती हो। इस पर माया दूसरी तरफ मुड़ गई और बोली, मैंने ऐसे ही कह दिया। तब मनोज ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास किया और कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारी बातों से और तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों करती हो? इस पर माया चुप हो गई। मनोज उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, बताओ, ऐसे क्यों करती हो? कुछ देर पहले तो तुम कितने अच्छे से बात कर रही थी। तब माया बोली, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें करते हो। अगर तुम्हें पता हो तो तुम ऐसे नहीं कहते। मनोज ने पूछा, तो फिर बताओ कि क्या बात है? बिना बताए तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? माया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कहा कि वह निकिता के साथ क्या करने जा रही थी और उसके लिए सिद्धार्थ ने उसके साथ क्या किया। अब तक मैं इस ड्रामा में थी। तुमसे मिलने के बाद मैं उसे भूलने लगी थी। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम अभी कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मनोज ने कुछ नहीं कहा, वह चुप था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। यह देखकर माया बोली, मुझे पता था मेरे बारे में जानकर तुम मुझसे प्यार करना तो दूर, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे। तुम जाओ यहाँ से। फिर मुड़ी और बेड की ओर बढ़ने लगी। इतने में उसे महसूस हुआ कि मनोज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। माया धीरे से मनोज की ओर पलटी। तब मनोज ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माया एकटक मनोज को देख रही थी। फिर मनोज ने कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ ना? इस पर माया ने कुछ नहीं कहा। तब मनोज ने अपने हाथ हटा दिए और जैसे ही मुड़ने वाला था, माया ने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया। अगली सुबह मनोज और माया दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जब मनोज की नींद खुली, उसने देखा माया उसे ही देख रही थी। यह देखकर मनोज ने मुस्कुरा दिया। तब माया ने पूछा, ये सच्ची है ना? झूठ तो नहीं है? या फिर मैं सपना देख रही हूँ? मनोज ने कहा, मेरे ख्याल से सपना तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये तुम्हें झूठ लगता है तो जो कुछ भी हुआ फिर से एक बार करके तुम्हें याद दिला देता हूँ। इस पर माया मुस्कुराते हुए उसे हक करती है। मनोज ने उसके फोrehead पर किस किया। माया ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने कहा, अब तो सब उठ गए होंगे, यहाँ से कैसे जाओगे? मनोज ने कहा, जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तब माया बोली, तुम इतने काम कैसे रह सकते हो? अगर किसी ने देख लिया ना। चलो उठो, अभी जाओ। मनोज, अरे यार चला जाऊंगा, रुको। माया उसे बालकनी की तरफ धक्का देते हुए, नहीं, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तब मनोज उसे पकड़ते हुए, कितनी डरती हो, कम से कम एक किस तो दे दो, चला जाऊंगा। माया झूठे गुस्सा करते हुए बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मनोज, ओके फाइन, मुड़ा और जैसे ही बालकनी से नीचे जाने वाला था, तभी किसी ने कमरे का दरवाजा ओपन किया। दोनों ने अपनी नज़र दरवाजे की तरफ की तो वहां पर रूपा जी थी। रूपा जी माया से निकिता के बारे में पूछने आई थी, लेकिन उसकी बेटी के कमरे में मनोज को देखकर बिल्कुल चौंक गईं। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वे मनोज को देखते हुए गुस्से में बोली, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? माया रूपा जी के पास आते हुए बोली, मम्मा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, पापा सुन लेंगे। पहले उसे यहाँ से जाने तो दो, मैं आपको सब बताती हूँ। रूपा जी गुस्से में, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो माया? और तुम मुझे चुप रहने को कह रही हो? माया उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, माँ प्लीज चुप हो जाओ, लेकिन इनकी आवाज़ से सबरवाल जी उसके कमरे में ही आ गए। माया ने कसके अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी ओर जब निकिता की नींद खुली, वह बेड पर सो रही थी। वह सरप्राइज थी कि वह बेड पर कैसे आई। तभी उसकी नज़र अपने बगल में फाइल पर पड़ी। वह अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट को फिर से खोलकर देख रही थी। फिर कुछ मिनट बाद फाइल टेबल पर रखकर जैसे ही मुड़ी वह रुक गई। फिर से फाइल को अपने हाथ में लेकर गौर से
उस फाइल को देखने लगी। फाइल नंबर देखते हुए उसके दिमाग में वह क्लू याद आ गई जो उसे उसके पुराने घर पर मिला था। CHID 07694। उसकी हॉस्पिटल फाइल की IDBI लगभग ऐसी ही थी, कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स के साथ। तब उसने सोचा कि अस्पताल की किसी पेशेंट की आईडी हो सकती है। वह अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। वह नहाकर बाहर आई। उसने अपना फ़ोन उठाया चंदू को कॉल करने के लिए। तभी उसने देखा कि उसे माया का बहुत सारा मिस कॉल जा चुका है। तो उसने माया को कॉल बैक किया तो माया बोली, प्लीज़ क्या तुम घर आ सकती हो? उसे ऐसे रोते हुए सुनकर निकिता ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है? तब माया बोली, प्लीज। वह मनोज और उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर निकिता ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ, ओके। फिर वह सबरवाल जी के घर की ओर निकल गई। कुछ मिनट में निकिता सबरवाल जी के घर पर थी। मनोज एक तरफ खड़ा था, माया उसके बगल में खड़ी थी। सबरवाल और रूपा जी दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। निकिता के आने पर माया जल्दी से निकिता के पास गई और कहने लगी, निकिता प्लीज इन दोनों को समझाओ। निकिता उसकी टेंशन देखकर बोली, तुम टेंशन मत लो, बात करती हूँ। तब सबरवाल जी ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारे मामा का बेटा है इसलिए मैं चुप हूँ, वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या करता। निकिता उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, पापा एक मिनट, मैं जानती हूँ दोनों के बारे में, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या गलत है? तब रूपा जी ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मेरे ख्याल से लड़का माया से छोटा है। तब निकिता बोली, आंटी आजकल यह कॉमन है। तब सबरवाल जी ने कहा, उम्र की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी क्या औकात है कि वह मेरी बेटी के साथ? निकिता बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि वह आपकी हैसियत के बराबर नहीं है, लेकिन मनोज बहुत अच्छा लड़का है, वह माया को खुश रखेगा। सबरवाल जी ने गुस्से में कहा, यह सब फिल्मों की बातें होती हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये यहाँ पर एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी है और तुम्हारे मामा के घर में जाकर क्या करेगी? 2 दिन बाद फिर से यहीं आ जाएगी। तब क्या मुझे इसे और इसके पति दोनों को पालना है? तब निकिता बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ प्यार है वहाँ पर सब एडजस्ट हो जाएगा। तब सब सबरवाल जी ने कहा, तुम कुछ भी कहो निकिता, मुझे इन दोनों के रिश्ता सही नहीं लग रहा है। किसी एंगल से भी ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। सबरवाल जी और रूपा जी दोनों ना कह रहे थे। तब माया अपनी माँ के पास आई और उनका हाथ पकड़कर बोली, हाँ ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में और फिर भी ये मुझसे प्यार करता है। इससे भी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा माँ, प्लीज। तब सबरवाल जी ने कहा, शट अप माया, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यह सब वहाँ पर काम नहीं आता। मैं इस लड़के को बाहर सोसाइटी में क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराऊंगा? मेरी पोजीशन क्या है? और मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला दामाद का पोजीशन मुझसे भी ज़्यादा हो, या फिर मेरे बराबर हो, या फिर कम से कम सोसाइटी में इसका नाम हो, तभी मैं एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा दामाद बनने के लिए लायक नहीं है। इस पर निकिता कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था। तब मनोज ने कहा, अगर मैं आपके लायक बन जाऊं तो क्या आप मेरी और माया की शादी करेंगे? जिसे मनोज कह रहा था इससे सबरवाल जी को हंसी आ गई। क्या ये मार्केट में मिलने वाली कोई सामान है? देखो, मैं यूं बाहर गया, यूं लेकर आ गया। सबरवाल जी उसे देखकर हंस रहे थे। तब मनोज ने कहा, नहीं मैं बहुत सीरियस कह रहा हूँ, अगर मैं आपके काबिल बन गया तो आप क्या मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए? तब मिस्टर सबरवाल ने कहा, तुम मेरे बराबर ना होकर अगर खुद की आइडेंटिटी बना दो सोसाइटी में, ये कुछ कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा। इसकी गवाह निकिता है, मैं अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं हूँ। मनोज और माया, निकिता, सबके फेस पर एक स्माइल आ गई। तब सबरवाल जी ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है। इस पर निकिता बोली, 1 साल में कैसे कर सकता है? तब सबरवाल जी ने व्यंग से कहा, तो क्या मैं इसके लिए पूरी जिंदगी दूं? इसकी वजह से मेरी बेटी बिना ब्याही ऐसे ही रह जाएगी। इसके लिए लड़का तो रेडी है, मैं तो इसका ठीक होने का इंतजार कर रहा था, वरना इसकी शादी तो कब की हो चुकी होती। इस पर माया और मनोज ने एक दूसरे को देखा। फिर मनोज ने कहा, 1 साल भी काफी होता है। तब निकिता बोली, तुम क्या कह रहे हो मनोज? तब मनोज ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। अग्रवाल जी ने कहा, तो ये तय रहा, सिर्फ 1 साल, उसके बाद मैं माया की शादी कर दूंगा।
कुछ मिनट बाद मनोज और निकिता दोनों कार में थे। मनोज ने धीरे से कहा, सॉरी। निकिता ने अपनी नज़र मनोज की तरफ की। तब मनोज ने कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वहां पर इतना कुछ हो जाएगा। निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुप थी। तब मनोज ने हिचकिचाकर पूछा, क्या तुम गुस्सा हो कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ? इस पर निकिता बोली, नहीं, दिल ऐसा ही है। पता नहीं कब किस पर अपना दिल आ जाए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जो तुमने उसके सामने कहा, इसके लिए लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ कि 1 साल में तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाओगे। तब मनोज ने कहा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, अपनी जी जान लगा दूंगा। यह सुनकर निकिता ने मुस्कुरा दी और कहा, आज तुम्हारी लास्ट एग्जाम है ना, पहले उसे अच्छे से लिखो। इतने में कार भी रुक गई। मनोज उतरकर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। निकिता उसे जाते हुए देख रही थी। तब ड्राइवर ने पूछा, अब कहाँ जाना है? निकिता एजेंसी कहने वाली थी, फिर अचानक कुछ याद आ गया। उसने कहा, हॉस्पिटल। अस्पताल की ओर जाते हुए चंदू और हर्ष को भी कॉल करके उन दोनों को भी बुलाती है। कुछ मिनट में सब हॉस्पिटल में थे। निकिता बाहर रिसेप्शन में पेशेंट की आईडी दिखाते हुए पूछती है, ये क्या है, मैं जान सकती हूँ? रिसेप्शन में बैठी वह लड़की बोली, मैम, ये हम पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए करते हैं। यहाँ आए हुए हर पेशेंट की आईडी होती है। तब निकिता उसके पास जो आईडी थी वह दिखाते हुए पूछी, क्या यह भी अस्पताल की आईडी है किसी पेशेंट की? वह लड़की गौर से उसे देखते हुए बोली, मैम, हो सकता है यह हॉस्पिटल की आईडी जैसा लग रहा है। 1 मिनट, मैं देखकर बताती हूँ। फिर कुछ मिनट बाद उसने कहा, यह यहाँ का नहीं है। तब निकिता ने पूछा, आपको पता है कि यह कौन से हॉस्पिटल की हो सकती है? रिसेप्शनिस्ट ने अपने बगल में बैठी दूसरी लड़की से पूछती है, तुम्हें कुछ आइडिया है इसके बारे में? तभी वहां पर एक और आदमी भी आया। उसने उस आईडी को देखते हुए कहा, यह आईडी सिटी हॉस्पिटल की है, लेकिन अब तो वह कोलैब हो चुकी है दूसरे हॉस्पिटल से, तो अब यह आईडी नहीं रही। यह तो बहुत पुरानी है। फिर उसने निकिता को देखकर कहा, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसी अस्पताल में जाकर पूछना पड़ेगा। निकिता ने थैंक यू कहा और चंदू और हर्ष के साथ सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। रास्ते में चंदू ने पूछा, अस्पताल की आईडी है, तुम्हारी माँ ने इसे ऐसे बुक में क्यों लिख रखा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब निकिता बोली, तो मुझे क्या खास समझ में आ रहा है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हमें वहीं जाकर पता लगेगा कि ये क्या है, ये कौन सी पेशेंट की है, और इससे सरमला जी का क्या कनेक्शन है, और मेरी माँ इसे क्यों छुपा रही थी। फिर कुछ मिनट में वह लोग सिटी हॉस्पिटल में थे, जो अब उस नाम से नहीं था। वह रिसेप्शन में पूछने पर उन्होंने कहा, यह बहुत पुरानी है, लगभग 28-30 साल की। यह सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें स्टोर रूम में जाकर चेक करना पड़ेगा। निकिता ने पूछा, क्या हम वहां जाकर देख सकते हैं? तब रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं, मैं ऐसे आउटसाइडर को कैसे परमिशन दे सकती हूँ? आपको इस अस्पताल के डीन से परमिशन लेना पड़ेगा। निकिता ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं, हम ऐसे ही किसी को भी उनसे कैसे मिलने दे सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। निकिता के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसे जल्द से जल्द पता लगाना था कि वह क्या था। फिर उसने कुछ सोचकर राहुल को कॉल किया। राहुल के कॉल पिक करने पर निकिता ने उसे समझाया। फिर उसने कहा, यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तब राहुल ने कहा, ओके, मैं ट्राई करता हूँ। फिर उसने कॉल कट कर दी। चंदू, हर्ष, निकिता तीनों वहीं बैठ गए। कुछ मिनट बाद एक आदमी उन लोगों के पास आया और उन्हें स्टोर रूम की ओर ले गया। स्टोर रूम का दरवाज़ा ओपन करके उसने कहा, यहाँ पर सारा फाइल्स है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सेल थे और बहुत सारा फाइल्स थे। हर्ष ने कहा, यहाँ पर इतने सारे फाइल्स हैं, इसे ढूंढने में बहुत वक्त लगने वाला है, और कैसे पता चलेगा कि कहाँ से ढूंढना है? फिर तीनों सोचने लगे। तब निकिता बोली, इन्होंने कहा है कि यह 28-30 साल पुरानी है, तो हमें 1994, 95, 96 इन सालों में फाइल ढूंढना है। और यहाँ पर इस नंबर को देखो। फिर तीनों ढूंढने में लग गए। वहां की धूल में ऊपर से बहुत सारी गर्मी भी थी। ढूंढते ढूंढते निकिता को चक्कर आने जैसा लग रहा था। वह कुछ पल के लिए बैठ गई। तब चंदू ने कहा, घर क्यों नहीं चली जाती, या जाकर कार में बैठ जाओ, हम दोनों ढूंढते हैं। निकिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, नहीं, मैं जब तक वह राज नहीं जानती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और फिर से ढूंढने लगी।
लगभग 3 घंटे बाद उनके हाथ में वह फाइल लग गई। निकिता ने धीरे से फाइल ओपन किया। उसमें सरमला जी का नाम था। ये सरमला जी की मेडिकल रिपोर्ट थी। हर्ष चंदू भी उनके पास आए। फिर निकिता ने दूसरा पन्ना ओपन किया। वहां पर साफ लिखा था कि सरमला जी प्रेग्नेंट थी। बच्चे के फादर की जगह पर मिस्टर मित्तल का नाम था। यह देखकर निकिता की आंखें फैल गईं। इसका मतलब है उसकी माँ और आयशा आंटी दोनों जानती थी कि सरमला जी सबकी जिंदगियों से खेल रही हैं। उन्होंने फंसाया था अशोक अंकल को। उसकी माँ ने इसे ऐसे छुपा कर रखा था, तो इसका मतलब यह था कि शर्मिला जी जानती थी कि उसकी माँ जानती हैं। क्या हो सकता है कि उन्हें भी इन्होंने ही मारा होगा? लेकिन पापा ने कहा था कि उनका हार्ट अटैक हुआ था। क्या वह भी उनके साथ मिले हुए हैं? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह सब झूठ है। अपनी एक झूठ बचाने के लिए इतनी जिंदगियां, लेकिन क्यों? फिर अपनी आंखों में आए आंसू पोंछकर बोली, इन सब का जवाब चाहिए मुझे। मुझे पूछना है उनसे, उन्होंने इतना सब क्यों किया? इतनी जिंदगियों से खेल कैसे सकती हैं? चंदू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कम डाउन निकी। निकिता ने कहा, अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे उनके बारे में सबको बताना होगा। उनका कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी के साथ खेलने का। फिर बाहर चलने लगी। उनके साथ हर्ष और चंदू भी चले। वे अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने दूसरी कार आई। उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे और जबरदस्ती तीनों को वहां से उठाकर ले गए। निकिता, चंदू, हर्ष तीनों क्लू के सहारे शर्मिला जी का बहुत बड़ा राज जान गए थे। अब उनके पास प्रूफ था। वह लोग ये सब अशोक जी को बताने के लिए जा ही रहे थे, तब कुछ लोग अचानक से आकर उन लोगों को पकड़ कर ले गए। कुछ ही मिनट में ये लोग शहर के बाहर थे। उनके सामने कुछ आदमी थे। चंदू ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उनके सामने जो लोग खड़े थे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। चंदू ने फिर से एक बार कोशिश करके पूछा, यहाँ का बॉस कौन है? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? अगर आपको पैसा चाहिए तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। चंदू की इस बात पर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। चंदू को कुछ समझ में नहीं आया। तब निकिता बोली, तुम्हें उन्हें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? ये लोग हमें यहाँ पर पैसों के लिए उठाकर नहीं लाए हैं। चंदू कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगा। तब निकिता बोली, जो हमारे हाथ लगी है उसके लिए हम यहाँ पर उठाकर लाए हैं। तभी वहां पर शर्मिला जी आई। निकिता की बात सुनकर उन्होंने कहा, वेरी नाइस, अच्छे से समझती हो। निकिता उन्हें घूर रही थी। तब शर्मिला जी उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकती हो, सिद्धार्थ से भी ज्यादा। इसीलिए मेरी नज़र हमेशा तेरे ऊपर थी। देखो आज। फिर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लगा है उसे मुझे दे दो। तब निकिता उसे घूर कर बोली, आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी आपने किया है वह बहुत गलत है? आपकी एक सच छुपाने के लिए आपने कितनी जान ली है? इन सब से आपको क्या मिलता है? निकिता के इस सवाल पर शर्मिला जी हंसने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, पैसा, पावर, तुम जैसे लोग ना ये सब समझ नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है कि इससे मैं दुनिया बदल सकती हूँ। और फिर इस सच्चाई के पीछे जितने भी लोग पड़े थे, मैंने सबको एक एक करके निपटा दिया। अशोक ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। वह सिर्फ मजबूरी में मुझसे शादी की थी। उसे लगता था कि उसने गलती की थी। मुझसे शादी कर तो ली, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि वह आयशा से प्यार करता था। अशोक समझ नहीं पाया, लेकिन आयशा ने समझ लिया। अगर अशोक को मुझसे शादी करना था तो आयशा को इस दुनिया में रहने का हक नहीं था, तो मैंने उसे मित्तल के नाम से मार दिया। तब अशोक ने मुझसे शादी की। उसके बाद तुम्हारी माँ। यह सुनकर निकिता की आंखें फैल गईं। तब निकिता बोली, तो मेरा शक सही था? तुमने ही मेरी माँ को भी मारा। वह गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगी। तब दो लोग आकर निकिता को पीछे से पकड़ लिया। शर्मिला जी ने कहा, आई एम सॉरी टू से दिस, निकिता, तुम्हारी माँ की डेथ के पीछे मेरा हाथ नहीं है। तुम इस सवाल को जाकर तुम्हारे बाप से पूछो। निकिता कंफ्यूजन में शर्मिला जी को देख रही थी। शर्मिला जी उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। निकिता ने पूछा, सिद्धार्थ का भाई और सिद्धार्थ, उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब शर्मिला जी ने कहा, अर्जुन बहुत अच्छा था। अच्छा मतलब बेहद अच्छा था। अशोक के बाद वही पूरा एम्पायर का किंग बनने वाला था, और उसके बाद उसके बच्चे बनेंगे। और मेरे बेटे का क्या? तब मैंने सोचा कि नहीं,
अर्जुन को अब इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, फिर से मित्तल के नाम से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस अटैक के दौरान सिद्धार्थ उसी कार में था। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि लो लग गई जैकपॉट, एक ही बार में दोनों ही चले जाएंगे। लेकिन मेरी बदकिस्मती वह बच गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे बार बार मारने की कोशिश की, बिना हाथ को खून से रंगे। अगर मैं उस दिन सिंगापुर चला जाता ना, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता और तुम भी ऐसी कम उम्र में विधवा नहीं बनती। लेकिन उस दिन तुम्हारी गलती थी, तुमने उसे रोककर शादी की। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब तुम जानती हो। उस दिन तुमने सिद्धार्थ की जान बचाने के लिए सारे प्रूफ मुझे दे दिए। ऐसे ही आज भी वह प्रूफ मुझे दे दो। तब निकिता बोली, उस दिन मैं मजबूर थी सिद्धार्थ को बचाने के लिए। मैं आपके हाथ में दिया था, लेकिन आज मैं क्यों दूं? तब शर्मिला जी ने कहा, खुद को नहीं बचाना है? और उसके पेट पर हाथ रखकर बोली, इसको नहीं बचाना है? यह सुनकर निकिता 2 कदम पीछे हट गई और बोली, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी किसी भी हाल में। मैं इसे अशोक अंकल को दिखाकर ही रहूंगी और मैं अपने बच्चों को भी बचा कर रहूंगी। इस पर शर्मिला जी जोर जोर से हंसने लगीं। तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगी तभी तो ये सब होगा। फिर शर्मिला जी ने उनके लोगों से कहा, इन तीनों को मार दो और उनके पास जो कुछ भी है उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर वो लोग इन तीनों की ओर बढ़ रहे थे। ये तीनों अपने कदम पीछे ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनका यह आखिरी दिन होगा। लेकिन तभी अचानक शर्मिला जी के आदमियों के ऊपर किसी ने फायर किया। सबने मुड़कर देखा उस शख्स को। देखकर सबकी आंखें हैरानी में फैल गईं। ज्यादा शौक तो उर्मिला जी को हुआ था। यह समीर था। उसके साथ कुछ लोग भी थे। समीर को देखकर शर्मिला जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो समीर? तब समीर ने कहा, आप क्या कर रही हैं? आपने कैसे सोच लिया कि आप निकिता को मार सकती हैं? निकिता बेहद घबराई हुई थी। समीर निकिता के पास आया और उसे हक करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? निकिता ने कुछ नहीं कहा। मैं सहम गई थी। तब उर्मिला जी ने कहा, समीर उस लड़की के पास सबूत है। अगर ये तुम्हारे पापा के हाथ लग गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तब समीर ने उन्हें घूर कर कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मम। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मुझे उस पोजीशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब शर्मिला जी ने गुस्से में कहा, ओके फाइन, तुम्हें उस पोजीशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि अशोक तुम्हारे बारे में जाने? समीर ने कहा, आपको क्या प्रूफ चाहिए? मैं आपको दूंगा, लेकिन निकिता को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर निकिता समीर से दूर हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। तब समीर ने कहा, देखो निकिता, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह प्रूफ उन्हें दे दो। वह अच्छी नहीं है, वह तुम्हें मार देंगी। निकिता एकटक समीर को देख रही थी। तब समीर ने फिर से कहा, उसे उन्हें दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर हम दोनों, मैं तुमसे शादी करूंगा, हम फिर से अपनी लाइफ जिएंगे। निकिता उसे दूर करके अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं इस सच को अशोक अंकल को बताकर रहूंगी। और बात रही तुमसे शादी करने की, ये कभी नहीं हो सकता। मैं सिद्धार्थ की पत्नी हूँ और मेरे अंदर उसका बच्चा है। तब समीर उसके पास आते हुए, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम में बच्चा है तो हम उसे एबॉर्शन कर देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अपने खुद के बच्चे बनाएंगे। यह सुनकर निकिता गुस्से में समीर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर कहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम होते कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया? समीर निकिता की ओर बढ़ने लगा। चंदू और हर्ष दोनों बीच में आते हुए, समीर तुम बहुत गलत कर रहे हो, दूर रहो उसे। तब समीर ने अपनी गन निकालकर दोनों के ऊपर पॉइंट करते हुए, गेट बैक, दूर हटो। हर्ष और चंदू दोनों नहीं हटे। तब समीर के लोग जबरदस्ती दोनों को वहां से ले गए। फिर समीर ने निकिता को देखकर बहुत प्यार से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारे ऊपर हक नहीं है। हक पूछकर नहीं लेते, जताया जाता है। जब तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी हुई थी, क्या तुम दोनों के बीच प्यार था? नहीं ना। उसके साथ रहते हुए तुमने उसे प्यार किया। अगर तुम उससे प्यार कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मैं उससे भी अच्छा हूँ। तब निकिता गुस्से में बोली, तुम उसके साथ कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? आज तक मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है, समझ जाओगे। लेकिन तुम आज प्रूव कर रहे हो कि तुम शर्मिला जी के बेटे हो। तब समीर ने कहा, क्या करें, अगर उनका बेटा हूं तो उनका कुछ तो मेरे अंदर आया होगा ना। लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सिद्धार्थ से भी ज्यादा। अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा।
यह सब देखकर शर्मिला जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, समीर तुम क्या कर रहे हो? उसके हाथ से प्रूफ लो और उसे मार दो। तुम्हें हो क्या गया है? वह सिद्धार्थ की पत्नी थी और अब यह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तुम्हें उससे भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर समीर ने अपनी नज़र अपनी माँ की तरफ की और कहा, आपको प्रूफ चाहिए, मैं दूंगा। फिर निकिता को देखने लगा। निकिता अपने हाथ में पकड़े पेपर को पीछे लेते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तब समीर, मेरी बात सुनो निकी, अच्छी बच्ची हो ना, दे दो उन्हें। निकिता पीछे जाते हुए वह दीवार से सट गई। अभी वहां पर उसे जाने के लिए और जगह नहीं थी। समीर उसके एकदम करीब आ गया। निकिता अपने हाथ पीछे ले रही थी, लेकिन समीर ने अपने हाथ उसके पीछे ले गया और जबरदस्ती उसके हाथों से पेपर छीन लिया। निकिता पेपर लेने की कोशिश करते हुए, उसे दो। तब समीर ने कहा, देखो निकिता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसके बारे में मेरे पापा जान गए कि नहीं। सच एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तब निकिता बोली, तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है ना, तो उसे मुझे दे दो। तब समीर निकिता की ओर पेपर बढ़ा दिया। शर्मिला जी गुस्से में, समीर रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? निकिता शर्मिला जी को देखते हुए वह पेपर अपने हाथों में लेने लगी। तब समीर फिर से अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहा, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। यह सुनकर निकिता ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। समीर ने पेपर शर्मिला जी की ओर बढ़ा दिए और कहा, आपको जो चाहिए था मैंने आपको दे दिया, तो अब मुझे अपने मन की करने दीजिए, ओके? और फिर से निकिता की ओर बढ़ा और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, क्यों इतना जिद करती हो? तभी कोई समीर के पास आया और कहा, सर एवरीथिंग इज सेट। यह सुनकर समीर ने निकिता से कहा, देखो अब सब कुछ रेडी है। पहले हम हमारे बीच में जो ये बच्चा है इसे हटा देते हैं, फिर हम खुद के बच्चे करेंगे। फिर उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। निकिता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। फिर वह अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। यह देखकर समीर ने कहा, निकी तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती की ना, तुझे तकलीफ ही होगी। लेकिन निकिता सिर्फ भाग रही थी, वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन इतने में समीर ने उसे पकड़ लिया। निकिता उसकी बाजू पर मारते हुए, छोड़ो, छोड़ो मुझे। निकिता रोते हुए, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। समीर ने गुस्से में कहा, अगर चुपचाप मेरी बात मान गई तो ये बहुत आसान हो जाएगा, वरना बहुत तकलीफ होगी। मेरी बात मानो, जिद मत करो। लेकिन निकिता फिर से उससे रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ऐसा मत करो। यह सिद्धार्थ की निशानी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, प्लीज। तब समीर ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी भाभी नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए। फिर वह उसे उठाकर अपने कंधों पर डाला और वहां से ले जाने लगा। निकिता, प्लीज समीर, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वह उसकी सुन ही नहीं रहा था। कुछ मिनट में निकिता समिति गेस्ट हाउस पर थी। वहां पर कुछ डॉक्टर और नर्स उसका इंतजार कर रहे थे। फिर से रिक्वेस्ट करने लगी। जब वह बात मान ही नहीं रहा था, तब निकिता ने जोर से समीर का हाथ काट लिया और वहां से भागने लगी। लेकिन समीर ने उसे फिर से पकड़ लिया। वह गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे निकिता संभल नहीं पाई और वह एक टेबल से जाकर टकरा गई। उसके सिर पर चोट आई। यह देखकर समीर जल्दी से निकिता के पास आया और उसे देखते हुए कहा, लग गई ना? इसीलिए कह रहा था कि जिद मत करो, चुपचाप मेरी बात मान जाओ। निकिता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। समीर ने उसे उठाकर वहां बेड पर लिटा दिया। फिर उन डॉक्टर से कहा, जल्दी से अपना काम करो। निकिता को लग रहा था कि अभी उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची। उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वह लोग उसके करीब आ रहे थे, वह उन्हें अपने पास आने से रोक रही थी। उससे नहीं हो रहा था, फिर भी वह उठने की कोशिश कर रही थी और वहां रखी चीजों को गिराने लगी। वह लेडी डॉक्टर्स घबरा रही थी। उन्होंने समीर की ओर देखा। समीर उनकी ओर बढ़ा और निकिता को कसकर पकड़ते हुए डॉक्टर को देखा। जैसे ही डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाती, तब सबकी कानों में एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, खबरदार, अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ लगाया तो यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। सब आवाज की ओर मुड़कर देखे। समीर को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने निकिता को छोड़कर पीछे मुड़कर देखा। समीर बिल्कुल हैरान था। निकिता आवाज सुनकर अपनी आंखें ठीक से खोलने की कोशिश कर रही थी।
वह इंसान उसे धुंधला नजर आ रहा था। उसने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाईं और देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सिद्धार्थ था। समीर तो एकदम शौक में चला गया। निकिता बेड से उतरी और भागते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ गई और उसके ऊपर कूद गई। उसे कस के पकड़ते हुए रोने लगी और बोली, यह सच में तुम हो या फिर मैं मरकर तुम्हारे सपना देख रही हूँ? सिद्धार्थ उसे और कस के अपनी बाहों में भरते हुए, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। समीर को यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ जिंदा कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ समीर को एकटक घूर रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी के ऊपर हाथ लगाने की। समीर निकिता के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, दूर हटो उस शख्स से, वह सिद्धार्थ नहीं हो सकता। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? निकिता को यकीन ही नहीं था कि उसने सिद्धार्थ को हक किया था। समीर की आवाज सुनकर एक पल के लिए सोचने लगी कि कैसे हो सकता है। फिर उसने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और एकटक उसे देखने लगी। सिद्धार्थ समझ गया। फिर निकिता की आंखों में देखते हुए कहा, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं मरा ही नहीं था। निकिता कंफ्यूज थी, समीर भी। समीर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं खुद मेरे हाथों से तुम्हारी चिता को अग्नि दी थी। हमारी आंखों के सामने तुम्हारी लाश थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, वह मेरा असली शरीर ही नहीं था। उसे आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमारा यह छोटा सा नाटक था। फिर तभी आदित्य और अदिति दोनों वहां पर आए। समीर की शक्ल देखकर आदित्य ने कहा, क्या हुआ समीर जी, बहुत शौक में लग रहे हो। ऐसा कैसे हो गया? मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आपके सारे सवालों का जवाब है हमारे पास। सिद्धार्थ ने कहा, याद है तुम्हें, मैंने उस दिन कहा था कि एक गलती को सुधारने के लिए तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने पूछा कि तुम्हारी गलती क्या थी। मैंने कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा। समीर एकटक उसे देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, मित्तल को पहले मारने की गलती और उसके साथ मुझे भी मारने की कोशिश। फिर जब मैं ठीक हुआ, शक मित्तल के ऊपर गया था, लेकिन मैं तो मर चुका था। मरा हुआ आदमी मुझे मारने के किसे भेज सकता है? फिर सोचा कि मरने से पहले किया होगा। तभी मुझे आदित्य से पता चला कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर इंडिया आया था। मित्तल के मरने से ठीक 2 दिन पहले। वह किसी देश में कभी देखा जाता है जब बहुत बड़ा क्राइम होने वाला होता है। फिर हमने सोचा कि इतने बड़े गैंगस्टर इंडिया में क्या कर रहा है? ऐसे कौन मर गया है? उस मित्तल का तो हार्ट अटैक था। फिर हमने ट्रांजैक्शन और विड्रॉल को चेक किया। यू नो व्हाट, इसको देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया था। पता है क्यों? फिर उसने छोटा सा पॉज लिया और कहा, क्योंकि तुमने उसी दिन एक बहुत बड़ा अमाउंट ड्रॉ किया था। पता है, वह अमाउंट देखकर मैं खुद यकीन नहीं कर पाया था कि समीर इतने बड़े अमाउंट के साथ क्या किया होगा और उसे इतनी बड़ी अमाउंट की क्या जरूरत थी। अमाउंट लाखों का नहीं था, करोड़ों का था। फिर तेरे बारे में और तुम इन दिनों क्या क्या कर रहे हो, सब देखने पर हम एक जगह पर आकर रुके। मित्तल के डेथ से पहले उनसे मिला आखिरी इंसान तुम थे। जो सबको लगता है मिस्टर मित्तल का हार्ट अटैक है, दरअसल हार्ट अटैक ही नहीं था। तुमने उन्हें एक ऐसा ड्रग दिया था जिसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आई थी। मैं उसी दिन तुमसे पूछना चाह रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन मुझे जानना था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा छोटा भाई जो मेरे आगे पीछे घूमता रहता, भाई भाई कहकर, जिसे पार्टी करना, लड़कियों के साथ एंजॉय करना, इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है, वह आज इतना खतरनाक कैसे बन गया? किस चीज के लिए बना? जब तुम ऑफिस में काम सीखने आए थे, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ऐसा क्यों किया? जब निकिता ने मेरे लिए फूड सेंड किया था, तुमने उसे भी ड्रग करके तुमने मुझे दिया था पीने के लिए। मैंने उसे लैब में चेक करवाया, तब मुझे पता चला ये वही ड्रग है जो तुमने मित्तल के लिए यूज किया था, उसे मारने के लिए। तभी हमने सोचा कि बहुत सारे लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, वह भी आजमा कर देख लेते हैं कि कौन कौन क्या करेगा। तो मैं आदित्य के साथ मिलकर एक बॉडी क्रिएट की, एक्सीडेंट का ड्रामा किया, सब मान भी गए। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ इंतजार ही करता रहा, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इंतजार का इतना बड़ा शौक मिलेगा। तुम अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने यह सोच भी कैसे लिया? फिर समीर के पास आया, उसकी आंखों में देखने लगा। समीर ने कुछ नहीं कहा, वह भी सिद्धार्थ की आंखों में देखता रहा। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहना शुरू किया, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ
जिन्हें हमारा परिवार सालों से समझता है कि वह हमारा दुश्मन है। पता है जब सच पता चलने पर कैसा होता है, मेरे अंदर क्या बीत रहा था। मैं अंदर से टूट चुका था। मन करता कि कहीं पर चला जाऊं या मर जाऊं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मरना था। मरना तो उस शख्स को था जो मुझे उस बात को लेकर परेशान करके रखा था। मैं आपको कभी मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन वह आपको मारना चाह रहा था। उसका प्लान था कि आपको मारकर आपको पुलिस को वह रिप्लेस करेगा। फिर बाद में पूरी दुनिया के सामने मुझे उनका बेटा इंट्रोड्यूस करेगा और उनके बाद मैं उस पोजीशन पर बैठूंगा। फिर उसके बाद उन्हीं का परिवार उस पोजीशन को रिप्लेस करता रहेगा और ओबराय का कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं ओबराय खानदान का हिस्सा था, रहूंगा और हमेशा ही ओबराय खानदान का बेटा ही रहूंगा। मुझे ऐसे ही मरना है, नहीं चाहिए मुझे मित्तल का सरनेम। फिर मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अगर किसी को मरना है तो वह मित्तल है। तब अदिति ने पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम सिद्धार्थ को मारने क्यों जा रहे थे? निकिता के लिए, समीर ने कहा। हम तीनों भाई में से आप सबके फेवरेट थे, लेकिन आपसे भी अच्छे अर्जुन भाई थे। लेकिन फिर भी सबको आप ही पसंद आते थे, क्योंकि आप हर चीज में बेस्ट ढूंढते थे। मुझे इन सब बातों में कभी जलन नहीं हुई, क्योंकि मैं भी बहुत प्राउड फील करता था कि मेरा भाई सबसे बेस्ट है और उसे बेस्ट चीजें ही मिलती हैं। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर पॉज लेकर निकिता की ओर देखते हुए कहा, लेकिन वह, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बीवी थी। मैंने उस पर ऐसी बातों में बेट लगाया था। मैंने उसके पीछे पड़ा सिर्फ जीतने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरी ऑब्सेशन बन गई। उसके बिना मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। जब भी वह मेरे साथ होती थी, मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। ऐसा लगता था कि सी इज रनिंग इन माई वेन्स। समीर की बात सुनकर निकिता ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। निकिता ने कभी समीर के साथ इतना भी क्लोज नहीं हुई होगी कि उसके बारे में इतना कुछ सोच लिया। समीर ने आगे कहा, अगर आपके मरने पर मित्तल को आपकी पोजीशन मिल सकती है, तो फिर आपके मरने पर मुझे निकिता क्यों नहीं मिल सकती? फिर अपनी गन निकालते हुए सिद्धार्थ के ऊपर पॉइंट किया और कहा, आपको मरना होगा भाई। यह देखकर भी सिद्धार्थ बहुत शांत खड़ा था। आदित्य ने अपनी गन निकाली, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इशारे में रोक दिया। यह सब देखकर निकिता घबरा गई और आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई और हकलाते हुए बोली, समीर प्लीज ऐसे मत करो। सिद्धार्थ बहुत शांत खड़ा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, लेकिन निकिता की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समीर ने कहा, मैंने सोचा कि जबरदस्ती ही सही निकिता मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसके बिना। फिर गन खुद के ऊपर पॉइंट किया। यह देखकर सिद्धार्थ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। बुलेट की आवाज से वह पूरी जगह गूंज गई। यह बुलेट की आवाज से अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली और उठकर बैठ गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। इन सब में पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में वह दिन वह भूल ही नहीं सकता। उसने अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़कर आया था। अभी वह सबसे दूर अपनी एक नई जिंदगी बसाई थी। वह फ्रेश होकर बाहर आया और दूसरे कमरे में चला गया। यह एक बच्चे का कमरा था। पिंक कलर की पेंटिंग हर जगह, तारा पेंटिंग, खिलौने और बीच में छोटा सा बेड। सिद्धार्थ बेड की ओर बढ़ते हुए, सिया इट्स टाइम टू स्कूल, देर हो रही है और उठ जाओ। उसने ब्लैंकेट हटा दी। ब्लैंकेट हटाने पर वहां पर बच्ची नहीं थी, एक बेबी डॉल थी। तभी उसे खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। बेड के नीचे से सिद्धार्थ ने नीचे देखा तो सिया नीचे अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। सिद्धार्थ ने उस बच्चे को बाहर निकाला और उसे अपनी गोदी में उठाकर, सुबह सुबह शुरू हो गई, स्कूल नहीं जाना? चलो जल्दी से नहाते हैं। सिया बोली, पापा आज स्कूल नहीं जाना। सिद्धार्थ ने हैरानी में कहा, क्यों नहीं जाना? आज फ्राइडे है। मैम ने कहा कि आज स्कूल में एक्टिविटी होने वाली है, और वैसे भी आप तो स्कूल सिर्फ 3 घंटे के लिए जाते हो। कोई बात नहीं, चलो। फिर उसे लेकर बाथरूम गया और नहाकर उसे तैयार किया। उसके बाद वह ब्रेकफास्ट भी बनाने लगा। सिया के सामने ब्रेड और आमलेट थी। वह उसे देखते हुए, आज भी मॉम नहीं आई ना? ये कहते समय सिया का मुंह उतर गया था। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहे। वह एकटक उसे देख रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आपको पता है ना कि वह थोड़ा बिजी है। जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर से हमारे साथ पहले जैसे ही रहेंगी। यह सुनकर सिया बोली, सच में पापा? सिद्धार्थ ने कहा, सच में। अब जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। डेविड अंकल आते ही होंगे, याद है ना तुझे? आज डेविड अंकल के साथ जाना है।
सिया ने कहा, हाँ पापा मुझे याद है। फिर सिद्धार्थ ने कहा, उन्हें तंग मत करना। इतने में वहां पर डेविड भी आ गए। डेविड को देखकर सिया बहुत खुशी से बोली, हे डेविड, गुड मॉर्निंग। डेविड सिया के पास आया, उसके माथे पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, तैयार हो स्कूल के लिए? सिया बोली, यस डेविड, आई एम रेडी। सिद्धार्थ सिया को घूरकर बोला, सिया रिस्पेक्ट, डेविड अंकल बोलो। तब डेविड ने कहा, इट्स ओके सिड, जब सिया मुझे डेविड कहेगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर सिया सिद्धार्थ को चिढ़ाने लगी। डेविड सिया को लेकर वहां से निकल गया। कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर अपनी नजर उठाकर स्टडी रूम पर डाली, फिर उठकर स्टडी रूम का दरवाजा ओपन किया। ढेर सारी किताबों के बीच में लगी डेस्क के ऊपर सिर रखकर निकिता सो रही थी। सिद्धार्थ धीरे से उसके पास आया। उसके सामने एक डायरी थी। सिद्धार्थ उठाकर उसे पढ़ा, फिर अपनी नज़र निकिता पर डाला। फिर से उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दिया और निकिता को जगाने लगा। निकिता धीरे से अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ ने पूछा, हो गई तुम्हारी बुक कंप्लीट? निकिता ने कहा, हाँ फाइनली कल रात कंप्लीट हो गई। सिद्धार्थ ने कहा, पता है तुम इस किताब के लिए हम दोनों को कितना इग्नोर कर रही थी। आज सुबह भी सिया पूछ रही थी कि मम्मा कहाँ है। यह सुनकर निकिता सॉरी फिर उठकर बाहर आने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, वह चली गई। निकिता पीछे मुड़ी और सिद्धार्थ के पास आते हुए, सॉरी पता है ना मेरे लिए ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमें भूल जाओ। निकिता उसके पास आई और उसे हक करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी। सिद्धार्थ ने कहा, ओके। यह सुनकर निकिता फिर से उसके चेहरे को देखकर, स्माइल तो दे दो, ऐसे मुंह फुलाकर मत बोला करो। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। निकिता उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल दे रही थी। सिद्धार्थ ने भी स्माइल किया। निकिता उसके होठों को हल्का सा चूमकर बोली, आई लव यू सो मच, तेरा प्यार, हस्बैंड हो तुम। सिद्धार्थ ने कहा, चलो नहाकर जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ मिनट बाद निकिता और सिद्धार्थ दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, तो अभी क्या क्या सोचा है? निकिता बोली, मैंने पब्लिशर से बात की हुई है, मैं अभी जा रही हूँ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता बोली, आज सिया को पिक करने मैं जाऊंगी। फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, सॉरी इन दिनों मैं तुम दोनों को टाइम नहीं दे पाई। सिद्धार्थ ने कहा, इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। निकिता ने पूछा, कैसी चल रही है रेस्टोरेंट, सब कुछ ठीक है ना? सिद्धार्थ ने कहा, हम नैनीताल में हैं, टूरिस्ट ज़्यादा हैं तो रेस्टोरेंट भी अच्छी खासी चल रही है। फिर दोनों अपने अपने काम में निकल गए। सिद्धार्थ रेस्टोरेंट और निकिता पब्लिकेशन हाउस के लिए निकल गई। उसके सामने बैठी एक औरत निकिता की किताब देखकर बोली, निकिता तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके सामने एक चेक रखते हुए, पेमेंट। निकिता चेक उठाते हुए, थैंक यू सो मच, प्लीज इसमें जितना भी लाइंस है उसे एडिट मत करना। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, आई नो दैट राइटर्स की यही प्रॉब्लम होती है, वह नहीं चाहते कि उनकी लाइंस बदल दी जाए। डोंट वरी, मैं सब कुछ वैसे का वैसा ही पब्लिश करूंगी। निकिता टाइम देखकर सिया के स्कूल की तरफ निकल गई। निकिता सिया का इंतजार करते हुए उसके स्कूल के बाहर खड़ी देख रही थी। सिया स्कूल से बाहर आई और अपनी नज़र इधर उधर घुमा रही थी। फिर सामने उसे निकिता दिखाई दी, जो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। वह भागते हुए उसके पास आई और उससे लिपट गई। सिया ने कहा, मम्मा सच में आप ही हो, आई मिस यू सो मच। निकिता भी उसे पकड़ते हुए, आई मिस यू टू सिया, फिर झुककर बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपको टाइम नहीं दिया। तब सिया ने कहा, इट्स ओके मम्मा। निकिता को अच्छा लगा कि उसकी बेटी उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी। फिर निकिता ने पूछा, आज हम लंच के लिए बाहर चलें? कहाँ चलें? पापा के रेस्टोरेंट चलें या फिर कहीं और? सिया बोली, पापा का रेस्टोरेंट चलते हैं, सरप्राइज करते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट की ओर निकल गए। सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा था, तभी उसके पास रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और कहने लगा, सर एक टेबल पर प्रॉब्लम हो गई है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? तब मैनेजर ने कहा, सर पता नहीं, उन्हें आपसे ही बात करना है। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठते हुए, क्या? फिर उस टेबल की ओर बढ़ गया, लेकिन वहां टेबल पर निकिता और सिया दोनों बैठी थी। सिद्धार्थ जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और आंखें छोटी करके दोनों को घूरने लगा। निकिता बोली, ये क्या तरीका है, हम आपके कस्टमर्स हैं, रिस्पेक्ट। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? निकिता बोली,
मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना चाहिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, या पर सारी चीजें अच्छी हैं। निकिता बोली, तो सारा ले आओ। सिद्धार्थ दोनों को देखने लगा। निकिता ने पूछा, आप ऐसे खड़े खड़े हमारा मुंह क्यों देख रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, सारा सच में? निकिता बोली, हाँ सारा बिल की आप टेंशन मत लीजिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, बिल की टेंशन नहीं है, सोच रहा था कि आप दोनों सच में उसे खा पाएंगी। निकिता एटीट्यूड के साथ बोली, आई वांट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप जाकर खाना ले आ सकते हैं। खाना या छोड़ना वह हमारी मर्जी है। सिद्धार्थ दोनों को घूर कर अंदर चला गया। सिया और निकिता दोनों एक दूसरे को हंसने लगी। कुछ मिनट में उन दोनों के सामने बहुत सारा खाना था। खाने को देखकर दोनों अपना थूक गटक रहे थे। यहाँ पर क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? सिद्धार्थ हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा था। दोनों के रिएक्शन देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। सिया और निकिता दोनों सिद्धार्थ के सामने बुरी तरह फंस गई थी। सिद्धार्थ हाथ बांधकर दोनों को घूर रहा था। निकिता सिया की ओर झुकी और धीरे से पूछती है, अब क्या करें? तब सिया बोली, मम्मा, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें इस जंग को जीतना ही होगा। निकिता अपने सामने इतने सारे खाने को देखकर बोली, सिया, लगता है जंग हारने की सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इसे पूरा खा पाएंगे। सिया बोली, अब क्या करते हैं? निकिता ने कहा, कंप्रोमाइज। फिर दोनों ने सिद्धार्थ को एक अजीब सी स्माइल दी। सिद्धार्थ दोनों को देखकर मुंह अजीब सा बनाकर मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक अजीब सी स्माइल देते हुए, प्लीज बैठ जाओ। तब सिद्धार्थ ने दोनों को घूरते हुए कहा, पूरा खाओ। निकिता ने कहा, इतना सारा खाना तो खा नहीं सकते। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे थे? तब सिया बोली, पापा, हमने सोचा कि हम दोनों आपको थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि हम खुद परेशान हो जाएंगे। सिद्धार्थ बोला, अच्छा, मुझे परेशान करना चाहते थे? दोनों सिर हिलाने लगे। निकिता बोली, अरे छोड़ो ना यार सिद्धार्थ, ऐसे मौके कब मिलते हैं कि हम खुद हमारे रेस्टोरेंट पर खाना खाएं। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। मुड़ने लगा। निकिता फिर से, सिद्धार्थ प्लीज। तभी वहां पर सोफिया आई। इन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? निकिता ने कहा, हम दोनों यहाँ पर सिद्धार्थ को परेशान करने आए थे, लेकिन उल्टा हम दोनों ही परेशान हो गए। फिर दोनों का चेहरा देखकर सूफिया ने कहा, सिद्धार्थ तुम बैठ जाओ, रेस्टोरेंट का काम मैं संभालती हूँ। सोफिया वहां से जाने लगी, लेकिन निकिता उसे रोकते हुए, सोफिया, भाई, डोंट यू ज्वाइन अस? सोफिया ने कहा, अगर मैं भी यहाँ पर बैठ गई तो अंदर कौन संभालेगा? फिर कभी। तब निकिता ने कहा, कल घर आ जाना, तुम और डेविड दोनों। सोफिया ने पूछा, किस खुशी में? निकिता ने कहा, मेरी बुक पब्लिश हो रही है, उसकी पेमेंट मिली है। यह सुनकर सोफिया बोली, फिर तो पार्टी तो बनती है। निकिता ने कहा, तो कल तुम और डेविड जरूर आना। सोफिया मुस्कुराकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद निकिता और सिया दोनों फिर से सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ हार मानकर दोनों के साथ बैठ गया। दूसरी ओर अस्पताल के वीआईपी कमरे में समीर बेजान सा पड़ा था। अशोक जी, वह अपने व्हील चेयर पर बैठे समीर को देख रहे थे। उनके पीछे खड़े डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं कह सकते सर, ये किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तब अशोक जी ने कहा, मैं यहाँ पर आपको इतना पैसा इसलिए नहीं दे रहा कि आप लोग ऐसे जवाब दें। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। मुझे मेरा बेटा फिर से पहले जैसा चाहिए। अगर अगली बार आपकी तरफ से मुझे कॉल आया या फिर मैं यहाँ पर आया तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। अशोक जी, ये सब बेहद गुस्से में कह रहे थे। उनके पीछे खड़ा डॉक्टर हकलाते हुए बोला, जी सर। अशोक जी अपनी कार में थे, सामने बैठे राहुल से पूछ रहे थे, उसका कुछ पता चला? राहुल नामे से हिलाते हुए, अभी कुछ पता नहीं चला सर। फिर अशोक जी ने कहा, और लोगों को भेजो, हर जगह भेजो, किसी भी हाल में मुझे वह चाहिए। राहुल ने जी कहा। अशोक जी बेहद गुस्से में थे। अशोक जी बेहद गुस्से में थे। उनकी नाक के पीछे कितना कुछ हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला, और उन्हें शक तक नहीं हुआ कि उनके अपने लोग उनके साथ ऐसे कुछ कर सकते हैं। कितना यकीन किया। अकेले में बैठते सोचते हुए उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने साल इतना सब कुछ क्यों किया, इतना खतरा उठाया उनकी जिंदगी में, इसलिए कि अभी वह इस उम्र में अकेले जिए। ना ही उनका एक भी बेटा अपने साथ में था। अपना पूछने वाला कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं। वह अकेले सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। उन्हें अपनी खुद की लाइफ पर गुस्सा आ रही थी कि वह क्या जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। वह बहुत बेबसी, लाचार महसूस कर रहे थे। भगवान ने उन्हें अब तक जिंदा क्यों रखा है, किस लिए? उनका प्यार सालों पहले उनसे छिन गया था। न चाहते हुए भी सरमिला जी को अपनी लाइफ में लाना पड़ा।
लेकिन अब पता नहीं वह अभी कहाँ है। एक बेटा मर चुका है और दूसरा जिन्हें वह मारा गया समझ रहे हैं वह जिंदा है, और एक और बेटा अपनी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह पड़ा है। अब गुस्से में सामने टेबल पर क्लॉथ को पकड़कर खींच लिया, जिस कारण उस टेबल पर जितना भी चीज थी वह सब नीचे बिखर गई। फिर जोर से चीख पड़े। उनकी आवाज सुनकर घर का बटलर उनके कमरे में आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाकर पूछे कि सब कुछ ठीक है। वह कुछ दूर खड़े ये सब देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।